नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ आ गए हैं। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि भाई आप अभिषेक जी को क्यों नहीं लेकर आते अपने चैनल पे, तो आज मैंने अभिषेक जी को ढूँढ लिया है और उनको लेकर आ गया हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका कि टाइम निकालने के लिए मेरे चैनल के लिए। धन्यवाद आलोक जी। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। मुझे भी लोग बोलते थे कि आलोक सर के चैनल पे आप नहीं जा रहे हैं, तो आलोक सर और डिफेंस डिटेक्टिव के बीच का अंतर मैं समझ नहीं पाया, तो वो अच्छा, गड़बड़ हो गई, वरना मैं आपको बहुत पहले ही ढूंढ लेता। बट धन्यवाद चलिए कोई नहीं। कि आपने मुझे ये निमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़। अच्छा आज जो बात करने का टॉपिक है, वो टॉपिक है इंडिया, कनाडा एंड अमेरिका। तो काफ़ी दिनों से आप भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो इसमें लेटेस्ट आया है कि भई कल इंडिया की तरफ से कहा गया कि जी 41 डिप्लोमैट्स जो हैं कनाडा के, भई आप हटाइए, कम करिए। तो इस पर नया विवाद छिड़ा है और इस पर अमेरिका के जो हमारे यहाँ एम्बेसडर हैं, उनका एक बयान आया है कि जी इससे इंडिया और अमेरिका के संबंधों में खटास आ सकती है। तो क्या वाकई अमेरिका इस समय इस हालत में है, चाइना के परिप्रेक्ष्य से देखें अगर हम, कि वो भारत से संबंध खराब करेगा? नहीं, अमेरिका क्या, पूरा वेस्ट, बिकॉज अमेरिका इज नॉट जस्ट अमेरिका ना, इट्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ रूल ऑफ लॉ है, उसको वो सिंबलाइज करते हैं। और कनाडा उनका एक अलाई है, कनाडा उनका समझ लीजिए ऑल्टर ईगो है। तो बिल्कुल वो कनाडा को छोड़ तो नहीं सकते हैं, मगर ये है कि वो जब ये कह रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ बातचीत कम करो, ताकि जो डिस्प्यूट होने की संभावना है, या कुछ आप ऐसा बोल दे जो इधर बुरी लग जाए, या उधर से कुछ बातें इधर बुरी लग जाए, तो कम्युनिकेशन अगर कम होगा तो उस तरीके के कंफ्यूजन होने के जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी। दैट्स व्हाट ओनली आई कैन इन्फर कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो मैंने न्यूज पढ़ी, उस न्यूज में बस इतना ही था कि उन्होंने कहा है कि देयर विल बी लिमिटेड कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स फॉर टाइम बीइंग। अब इसका क्या मतलब है, क्यों आप लिमिटेड, किस कंटेंट का लिमिटेड टॉक होगा या किस कंटेंट का नहीं होगा, ये कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि भाई हम लिमिटेड बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी ऐसा करती है कि अगर कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं जा पा रहा, उसके मिसकम्युनिकेट होने की संभावना ज्यादा होती है, तो वो एक गैग ऑर्डर दे देती है अपने पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के ऊपर कि इस पे आप बात ना करें। जैसे आप देख लें, राहुल गांधी, अभी जो कांग्रेस है, उन्होंने एक 14 जर्नलिस्ट का वो इशू कर दिया है कि भाई इनसे बात नहीं करें, इनके प्रोग्राम्स में मत जाएं। आई गेस दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन कि वो नहीं चाहते कि वो कनाडा और इंडिया के इस डिस्प्यूट में वो ड्रैग हों कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं, ट्रूडो साहब ने ऐसा कहा, क्या होगा। क्योंकि अभी देखिए एंथनी ब्लिंकन के मुंह से एक स्टेटमेंट निकल गया था कि वी वांट इंडिया टू बी सीरियस अबाउट इट, और वो फिर दैट 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 रिवर्बरेटेड, वो गया होगा मैसेज वहां तक जहां उसको जाना चाहिए। सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप कनाडा और इंडिया का ही बनाइए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की समस्या इसको मत बनाइए। दैट्स व्हाट द पर्पस इज। एंड आई थिंक कि वो बहुत क्लियर है कि इंडिया अगर स्लिप आउट होता है उनके हाथ से, बिकॉज इंडिया उनके साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया अगर न्यूट्रलिटी लूज करता है कि भाई वेस्ट इज ऑलवेज आवर एलाई, पिछले 70 साल से आपने पाकिस्तान को हिरिस्ट पृष्ठ किया हमारे अगेंस्ट में, आपने उनको हर तरीके की असलहे दिए, हर तरीके का उनको छूट दिया, इवन उनका न्यूक्लियर वेपन भी जो बना है वो अमेरिका के आशीर्वाद से ही बना है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले आलोक जी कि ये न्यूज आ चुकी थी 84 में या कभी इंडिया को कि काहुटा में ये कुछ कर रहे हैं और वहां पे एक मिसाइल मार के उसको बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन अमेरिकन प्रेशर आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एंड अल्टीमेटली इंडिया हैज टू पुल बैक। तो मतलब दिया ना आपने साथ, आपको पता था इंफॉर्मेशन कि वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका को भी एक लेसन है कि इट्स टाइम टू प्रूव कि योर इंटेंशंस आर सिंसियर एंड यू वांट टू वॉक द टॉक। इनफ ऑफ द वर्ड्स की कुछ कह रहे हैं और हो कुछ रहा है। सो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। चाइना, इंडिया कैन, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू एंटागोनाइज इंडिया एट दिस पॉइंट। अभिषेक जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जिस तरह का रुख भारत कर रहा है कि उसके लाख प्रेशर के बावजूद कि भाई आप तेल मत खरीदो रशिया से, आप ये मत करो, आप वो मत करो, लेकिन इंडिया ने सुनी नहीं। इंडिया ने डायरेक्टली, और ये पब्लिकली है, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों या हरदीप सिंह पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो कई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे जाके बोल चुके हैं कि जी जो हमारे जनता के हक के लिए बात होगी, वो हम करेंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा, मतलब इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा कि पूरे वेस्ट को उन्होंने लताड़ा कि आपकी प्रॉब्लम पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, तो इसलिए आप हमें मत सुनाइए,
हमें हमारी तरह काम करने दीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का रवैया अपना के भारत पर अमेरिका प्रेशर बढ़ाना चाहता है कनाडा के ज़रिए कि भाई आपको मेरी बात माननी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी? नहीं, बल्कि इसी बैकड्रॉप में जो इंडिया ने स्टैंड लिया, जो वेस्ट जिसका आदी नहीं था, इंडिया हैड बीन अ सॉफ्ट स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ 70 इयर्स। इंडिया के कुछ लीडर्स मोर देन इंडिया, वो इंटरनेशनल लीडर्स अपने आप को दे हैव पोजीशन, वो बहुत कॉस्ट किया हमें डियरली। सो इंडिया जो है वो दूसरों की पीपड़ी बजाता रहा, या सो कॉल्ड जो रूल्स डेवलप किए गए, जैसे मैं समझता हूँ यूएन चार्टर को आप पढ़ें और उनका जो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म का जो आइडियोलॉजी था या जो प्रिंसिपल था, जिसको वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते थे, उसका अगर आपको कहीं जीवंत एप्लीकेशन मिलता है पूरे केस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशन के ग्रुप में, तो वो इंडिया में ही है। इंडिया ने ही उसको आत्मसात कर लिया था कि यस इट इज गोइंग टू बी द एरा ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, जहां पे आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस फोर्स से काम चलाएंगे। तो पॉइंट यही है कि जो ये जो नया इंडिया है, मोदी जी का, जयशंकर साहब का, और जो हमारे हरदीप सिंह अजित पुरी डोभाल साहब साहब का। का, अजीत डोभाल साहब का, so they are assertive, they know what do they want, they know what is their interest। और जब इंडिया ने अपना ग्राउंड लिया ये जो रशिया के साथ, अगर ये ग्राउंड नहीं लिया होता ना, तो ये कनाडा वाला मुद्दा ये इतना बड़ा मुद्दा होता ही नहीं। इंडिया वुड हैव बीन एज यूजुअल हैड इट्स टेल अंडर इट्स लेग, वो फिर से वही उनकी हालत हो जाती। लेकिन अब इनको ये पता चला है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप रिजोल्यूशन नहीं पास करा पाए कंडेमनिंग रशिया, इवन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में भी आप इंडिया को नहीं कर पाए कि आप इनके अगेंस्ट में कंडेमनिंग वोट करो, और इंडिया के फेवर में एक सब्सटैंशियल डेवलपिंग वर्ल्ड का जो कम्युनिटी है उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अगर इंडिया खड़ा हो जाता है तो उसके साथ 70-80 वोट, 100 वोट, तो आप कंफर्म समझिए कि यूएन में उसके फेवर में पड़ेंगे। जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। तो वो ये जो इंडिया का रुख था, इसी के बैकड्रॉप में ये ऐसा ऐसा टिमिड कह लें या ऐसा कॉशियस स्टेप ले रहा है अमेरिका कि इंडिया को एंटेगोनाइज मत करो, क्योंकि ये बात एकदम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की है, विच इज वेरी सेंसिटिव टू अस। अगर रिलीजन किसी नेशन के लिए सेंसिटिव है, तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंडियंस के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि टेरिटरी के अलावा, धरती के अलावा आलोक जी हमारी और आपकी पहचान ही नहीं है कुछ। हम भारतीय हैं, यही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। उस भारत के अंदर में जो कुछ होता है उसी में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज वेरी डियर टू अस। एक बार हमने बहुत फेस किया, पाकिस्तान हैज गॉन, उसके बाद अब कश्मीर और पंजाब और ये जो हमारे इलाके हैं, जो हमारा टेरिटरी, इसके साथ कोई समझौता नॉर्थ अमेरिका ईस्ट का को थोड़ा चूज, बहुत जो इलाका। या नॉर्थ ईस्ट का है, अमेरिका को चूज करना होगा कि आप खालिस्तान के उन गुंडों के साथ खड़े होंगे, आप ट्रूडो के इस मूर्खतापूर्ण डिसीजन के साथ खड़े होंगे जहां पे एक एविडेंस नहीं है एलिगेशन को, क्या आप इंटरनेशनल रिलेशंस में तथ्य तो कुछ होंगे ना, कि आप आधारहीन, और ये प्रोपोगेंडा और तथ्य में अंतर क्या होता है कि प्रोपोगेंडा में आपको बस जबानी जमा खर्ची करना होता है, लेकिन अगर आप तथ्य पे बात करेंगे तो उसका कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, फैक्ट्स होगा, जिसके आधार पे आप कह रहे होंगे ना। तो अमेरिका को ये डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ जाएंगे, वरना वी हैव अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल ऑप्शंस टू एक्सरसाइज। ऐसा कुछ नहीं है कि, और आपने देख लिया कि आप रशिया का कुछ नहीं कर पाए। पूरा वेस्टर्न सैंक्शन जो उनका स्कीम था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, सब फेल हो गया। और आपने रशिया को 2 साल तक, वो अनवरत लड़ाई कर रहा है, आप उसको फाइनेंशियली क्रिपल नहीं कर पाए। सो आपके सामने है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया को एंटोगोनाइज करना कनाडा के इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए। आपने कनाडा का जिक्र किया तो मैं भी आ ही जाता हूँ, ट्रूडो साहब का भी जिक्र किया आपने। ट्रूडो साहब की अगर हम टाइमलाइन देखें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी क्रेडिबल एलिगेशंस और दिस दैट, तो ये पब्लिकली इन्होंने शुरू किया जी, पार्लियामेंट से शुरू किया। अब वो जब देखा उन्होंने कि यार मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे देश के अंदर मुझे थू-थू हो रही है, ऑल ओवर कहा जा रहा है कि भाई आपने गलत जगह पंगा लिया है। अब उनका जो लेटेस्ट बयान आया कि जी हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, पब्लिकली नहीं करेंगे, प्राइवेट में बात करेंगे। तो ये क्या इसको हम कह सकते हैं कि ट्रूडो अब थूक कर चाटने की ओर अग्रसर हैं? प्रधानमंत्री है तो मैं इतना क्रूड लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, आई गिव हिम दैट पोजीशन का रेस्पेक्ट। तो बट हुआ तो यही ना, क्योंकि यू हैड ऑप्टेड फॉर पब्लिक रूट, आपके पास प्राइवेट मोड अवेलेबल थे, आपने अटेम्प्ट किया था, आपको दुनिया की जो पोजीशन था उसका अंदाजा लग गया था। आपने ये पब्लिक रूट, स्कूट एंड शूट या नेम एंड शेम की पॉलिसी तो आपकी थी ना। तो आज तो आप रिवर्स ट्रैक कर रहे हो।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अभी विल्सन सेंटर में या काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि हमारे पास आए थे वो ये बात लेकर के, हमने उनसे कहा कि आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, हम बात करने को तैयार है। पर आप चाहते थे कि अपने इलेक्टोरल कंपल्शन की तरह कि इंडिया बिछ जाए, कि हम ये मान जाएं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो हमने उसको हमारे एजेंट शामिल थे। आप उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट तैयार बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप पता नहीं किस एक्सटेंट तक उसको ले जाना चाहते हो कि क्राइम और जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपने इतना ब्लर कर दिया कि समझ ही नहीं आता कब क्राइम कमिट हो रहा है, कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इवन पेंटागन को कहना पड़ा कि हरदीप सिंह निज्जर उतना ही बड़ा प्लम्बर था जितना कि बेचारा ओसामा बिन लादेन जो है वो था, इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था। और अगर आपको ट्रांजैक्शन का मैं ये बात कहना चाहूँ, देखिए ये इंडिया में ना पिछले मैंने 20-25 साल से नोटिस किया है, जो न्यूज़पेपर में भी था कि फैक्ट्स जो होते थे ना उसका एक ट्रांजैक्शन ही बस कोट करता है। अब अगर आप ये कहें कि एक 55 साल के बुड्ढे को 10-12 पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी नेवी सील के लोग आए, उसके परिवार के सामने, बच्चों के सामने उसकी नृशंस हत्या कर दी। वो बेचारा 55 साल का बुड्ढा बीमार था, किडनी भी उसकी खराब हो रही थी और उसकी बीवी पैरों में आ गई कि भैया मत मारो, लेकिन इनको मार दिया। अब ये सुनने में तो लोग रोने लगेंगे। अब आप जब बताएं कि भैया ये महोदय ओसामा बिन लादेन थे और इनका ये रिकॉर्ड है, तो तुम जब एक ये चीज नहीं बताओगे कि वो ओसामा बिन लादेन है, उसके हाथों में इतने लोगों का खून है, तो ओसामा बिन लादेन भी संत साउंड करेगा भाई। और यही तुम यहां भी कर रहे हो कि तुमने ये कह दिया कि हरदीप सिंह जो निज्जर है उसका सिर्फ ये कि मारा गया गोली से, इतना ही इन्वेस्टिगेशन करो। वो कौन है, वो क्यों मारा गया, उसकी क्रिमिनल, उसने कितने लोगों को मारा, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या, ये सब आउटसाइड द इन्वेस्टिगेशन है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? इन्वेस्टिगेट करने का मतलब सत्य तक जाना ना, कि भाई अन्वेषण करें तो पूरा करें कि सारी बात खुल के सामने आए ना। फैक्ट और सत्य में तो अंतर होता है। फैक्ट क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारी गई, ये फैक्ट है। ट्रूथ क्या है कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी और क्रिमिनल था, वो ऐसे कृत्य कर रहा था और इस कृत्य का यही अंत होना था, ये सत्य है। तो आप अगर सत्य में से फैक्ट को निकाल के एक ऐसा वो हलवा पेश करो जो सुनाई देने में तो बड़ा सेंसिटिव और द्रवित करने वाला लगे, कोई भी इंसान हो, अरे बेचारे एक इसको आप जो आजकल न्यूज मीडिया इसको लिखती है, पायस डिवोटी डिवाउट सिख लीडर वाज असैसिनेटेड इनसाइड द टेंपल प्रीमाइस, सुन के आदमी की आंखों में आंसू आ जाएगा। बट ये पालघर के साधु के साथ आप इसकी हत्या जो हुई, इस हत्या का तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। हत्या दोनों ही साधुओं का आप कह रहे हो, मगर उसको तो आप नहीं कोट कर रहे हो उस तरीके से। वहां तो निश्चित हत्या वाकई में हुई, वो तो बेचारे हाथ जोड़ रहे थे। तो सत्य को जब आप पूरे दृष्टि में नहीं दिखाएंगे, और फैक्ट, यस फैक्ट है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, दिस इज अ फैक्ट, बट दिस इज नॉट ट्रूथ, बिकॉज द ट्रूथ इज दैट ही वाज एज ड्रीडेड क्रिमिनल एज ओसामा बिन लादेन। तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। ओसामा बिन लादेन को क्यों नहीं कनाडा में जगह दे दी तुमने? क्यों नहीं तुमने लीबिया के जो गद्दाफी के फैमिली को कनाडा में जगह दे दी? बिकॉज कनाडा अपेरेंटली लॉन्ड्री है कि जो भी क्रिमिनल कनाडा में जाएगा वो फिर स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करेगा। भारत को तोड़ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वेस्ट को बर्बाद कर देना क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर हम कहें डेथ टू इजराइल तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन हम कहें भारत तेरे टुकड़े होंगे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो रहा है ना, ये फैक्ट का एक हिस्सा लेकर के, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो जहां तक बात रही कि ट्रूडो की मूर्खता, ट्रूडो ने बिल्कुल कहा, आप ही गए थे पार्लियामेंट में और आपको जाना पड़ा पार्लियामेंट के फ्लोर पे। इतना ही हिम्मत था तो आप इंडिया की सरजमी से खड़े होकर बोल देते ना कि भाई ये तो ये कर रहे हो, और आप एक मॉरल स्टैंड ले लेते कि हम नहीं साइन करेंगे G20 का डिक्लेरेशन, क्योंकि एक गलत हत्या हुई है। उससे बड़ा आपको प्लेटफॉर्म क्या मिलता है? G20 से बड़ा प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट ऑफ कनाडा तो माइन्यूट सा प्लेटफॉर्म है भाई, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वहां पे आपको दुनिया के 21 पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म मिला था। They were representative of 21, where they were representative of 40% of the world population. You are bloody not even 0.1% of the world population. तो आप 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन के सामने प्लेटफॉर्म तो आप बात रख देते अपनी, अगर आपको पब्लिक में ही जाना था। तो यू हैव, जिसे कहते हैं ना, सो मच सॉल्ट आपको करना पड़ रहा है। आप गए पब्लिक, अब आप कह रहे हो प्राइवेट, और ये भी आप सुना रहे हो क्योंकि आपको पता है कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और मुझे, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ये देखिए हाई टाइम है, इनकी गोटियां हर जगह फंसी हुई हैं। इन्फ्लेशन और डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमी, यूरोप परेशान है। रशिया ने एकदम इम्प्यूनिटी के साथ यूक्रेन को बर्बाद कर रखा है, एकदम कुछ नहीं कर पाई है। उसके बाद
इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चाइना है वो इतना ग्रो कर चुका है कि अब उसको रोकना अकेले यूएस के बस की बात नहीं है, नेटो के बस की बात नहीं है। सो पॉइंट ये है कि अगर ये इंडिया को एंटेगनाइज करते हैं अभी और ये नेक्सस और क्लोज हो जाता है इंडिया, चाइना और रशिया, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेहतर एक जिसे कह लिए कोलिशन बनेगा या लाइक माइंडेड नेशन बनेगा। बिकॉज चाइना अगर अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर ले, मैं शंघाई में गया था, पढ़ा मैंने वहां पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मैंने अपनी डिग्री करी है, तो हमने 9 महीना हमारी डिग्री जो थी वो शंघाई में भी थी। ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ करके एक है, उससे हमारा टाई अप था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का, तो मैं वहां था। तो वहां के ना मेरे जो दोस्त थे वो मुझे बोलते थे मैं यार फ्री थिंकर हूँ, भगवान शगवान में नहीं मानता। बहुत बढ़िया भाई, मुझे फ्री थिंकर क्या पहली बार पता चला। उसके बाद मेरे एक मित्र का बर्थडे था, चाइनीज था, तो वो मुझे ना वहां के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में ले गया और वो बकायदा वो अगरबत्ती जला रहा है, वो घुमाने वाला ये सब था। अच्छा, उस टेम्पल के बाहर अशोक की वो लाट लगी है जो 4 माउंटेड लॉयन है ना, मैं देख के हैरान हो गया क्योंकि मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा यार ये तो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो यार ये तो हमारा है। और आज मैं कहीं फेसबुक में देख रहा था कि चाइना में एक जगह और इतनी ही बड़ी लाट लगी हुई है। अगर चाइना लॉर्ड अपनी कल्चरल आइडेंटिटी स्वीकार कर ले, आप समझ रहे हैं, सो इंडिया, चाइना, रशिया, इंडिया चाइना इज वन। अरे देखिए ना आप आलोक भाई, अगर आप कभी उनका बयान सुने दलाई लामा साहब का, वो कहते हैं इंडिया हमारा बड़ा भाई है। बुद्धिज्म जैसे एक पाकिस्तानी जो हो जाए वो सऊदी अरेबिया से पंगे नहीं लेगा, वो सऊदी अरेबिया को देखते ही वो लेट जाएगा क्योंकि वो उसके रिलीजियस मास्टर हैं। वैसे ही चाइना के रिलीजियस मास्टर इंडियंस हैं और बुद्धिज्म को आप चाइना से मिटा नहीं सकते, वो उनके सोल में है। क्योंकि अगर तुम इतने ही बड़े, चाइना वाले इतने ही बड़े एंटी रिलीजियस हैं और वो मंदिर तो चर्च तोड़ते हैं और वो क्या नाम है मस्जिदें तोड़ते हैं, एक बुद्ध टेम्पल क्यों नहीं तोड़े तुम? बुद्धा की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, वो तुम क्यों नहीं तोड़े आज तक? क्यों नहीं तोड़े भाई? जब तुमको नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड करते, और मैं कह रहा हूं जिस दिन ये दिन आएगा, ये जो कम्युनिज्म है ये चलेगा नहीं ज्यादा, ये कहीं नहीं चला। चाइना इसलिए सस्टेन कर गया क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, और बाकी हर जगह कम्युनिज्म अपने इकोनॉमिक फेलियर की वजह से पिटा। पूरा वेस्ट यूरोप एक समय कम्युनिस्ट हुआ करता था, सोशलिस्ट हुआ करता था, ऑल ऑफ देम हैज फेल्ड एंड फेल्ड मिजरेबली। सबने आके आखिरकार कैपिटलिज्म की राह ले ली, फ्री इकोनॉमी की राह ले ली, कंट्रोल इकोनॉमी से अपना पल्ला छुड़ाया। चाइना ये है, ये यूनिक सा इन्होंने एक क्या कह लीजिए कॉकटेल बनाया है। इकोनॉमी साली फ्री इकोनॉमी के पैटर्न पे रन कर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स वो ये सोशलिज्म वाला चला रहे हैं। ये कॉकटेल बना के इसलिए चाइना सर्वाइव कर गया। अगर ये कम्युनिज्म की सोशलिस्ट पॉलिसी के साथ रहते ना आलोक भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अब तक ये टूट गए होते। लेकिन इनकी ये जो 1979 में डेन चाओपिंग ने जो, और हेनरी किसिंजर को उसका श्रेय जाता है कि उसने चाइना को और कम्युनिज्म को लीज ऑफ लाइफ दे दिया, वरना दे वुड हैव दे हैड नो ग्राउंड टू सर्वाइव। इसीलिए तो हेनरी किसिंजर का देखिए मतलब कितना मान सम्मान करता है चाइना। वो बोला, बाइडेन साहब ने बोला कि भैया हमें नहीं मिल सकते जिनपिंग से, लेकिन किसिंजर मिल रहा है। A private individual has access to the president of China, but president of America does not have. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वापस आते हैं अभिषेक जी वापस आते हैं जरा कनाडा की तरफ। आपने ट्रुथ की बात कही, फैक्ट की बात कही, तो ये फैक्ट भी है और ये ट्रुथ भी है कि आपने बांग्लादेश के आतंकवादी को अपने यहां शरण दी, जिन्होंने शेख मुजीब को मारा, फादर ऑफ द नेशन, बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन को मारा, आपने उसको पनाह दी। श्रीलंका की गवर्नमेंट, उनके अभी फॉरेन मिनिस्टर का अभी हाल ही में बयान आया था पिछले कुछ दिनों पहले कि जी वो सेफ हेवन है कनाडा आतंकवादियों के लिए, क्योंकि श्रीलंका के दुश्मनों को भी उसने पनाह दी। तो कनाडा आखिर कब तक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये और वो इसके नाम पर अपने आप को वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए बचाता रहेगा? और मजे की बात, श्रीलंका के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन में जिनोसाइड का वो चलवा दिया था इन्होंने यूएनएचआरसी में कि दे हैव कमिटेड जिनोसाइड। जब अब मतलब ये देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड। आप वैक्सीन वाला इंसिडेंट देख लें आलोक भाई, ये तो सीधा सीधा है कि वैक्सीन का प्रोटेस्टर करे तो वो उसके लिए तुमने इमरजेंसी पावर इन्वोक कर दिया, और हमारे यहाँ जो किसान वाला हो रहा था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये वेस्ट की जो प्रॉब्लम है ना, इनको लगता है कि पॉलिटिक्स करना या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये सिर्फ इनको आता है और किसी को आता नहीं है। ये दुनिया को बताएंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन तुम करो क्या नहीं करो। टाइम हैज कम
एक समय होता था आलोक भाई, ये देखिए धीरे धीरे सुधर रहे हैं। एक समय आज से 10 साल 15 साल पहले ये होता था कि आप अगर एमबीबीएस पढ़े हैं इंडिया में तो ये कहते थे हम तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारे यहाँ आके थर्ड ईयर से वापस से पढ़ो। 5 साल की तुम्हारी पढ़ाई हमारे 2 साल के बराबर है। जो मैकॉले कहता था कि तुम्हारी 100 किताबों की वैल्यू हमारे एक इंग्लिश के सेंटेंस के बराबर है। ये माइंडसेट था इनका। अब क्या कर दिया इन्होंने, अभी इंडिया ने जो मोदी जी ने अभी साइन किया कि एमबीबीएस यहाँ का पढ़ा हुआ डायरेक्ट प्रैक्टिस करेगा अमेरिका। ये धीरे धीरे इनके बात समझ में आती है। ये पिछले 200 साल से हर पॉलिसी जो ये इजाद किए हैं उसको ये बैक ट्रैक करते हैं। हर पॉलिसी जो इन्होंने वर्ल्ड को रूल करने के लिए चलाई, इनको बैक ट्रैक करनी पड़ी। दे हैव नो विजन। ये बड़े संकीर्ण लोग हैं। मैं यूरोपियंस के साथ अपनी जिंदगी बिताई है मैंने, इनका नेचर मैं जानता हूं। ये इनकी जो रूल का बेसिस है वो है विंडिक्शन। ये आपने अगर गलती की तो ये क्षमा नहीं करते, दे विल मेक यू पे। वो रेट्रीब्यूशन में पूरा, आप जैसे इंडिया में इंडिया को रेप कैपिटल साबित कर दिया, ये कर दिया, इंडिया में फ्री आप इंडिया को गाली दे। जरा जर्मनी में आप जर्मन्स को गाली देख के देख लीजिए। आप जर्मनी की न्यूज रिपोर्टर जर्मन की गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करेगा, वो जर्मनी को नहीं क्रिटिसाइज करेगा। रेप इंसिडेंट होगा वो हाईलाइट नहीं करेगा। हम जब थे जर्मनी में आलोक भाई, एक केस हुआ था जब इन्होंने सीरियन रिफ्यूजीज को वो दे दिया था, आपको पता होगा वो जो रिफ्यूजी दिया था, अपने यहाँ पे रिफ्यूज दिया था अपना जर्मनी ने, करीब 1 मिलियन लोगों को अंदर बुला लिया था। उसमें क्या हुआ कि ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर लड़कियां वहां अपना, जो जर्मन लड़कियां थी वो छोटे कपड़े और जो उनका कल्चर है उसमें वो जा रही थी। इन लड़कों ने, ये सारे रेफ्यूजी बन के आए थे, अब इनकी सेक्सुअल डिजायर हाई पे थी, तो इन्होंने पकड़ लिया 10-15 लड़कियों को, दे ग्रोव्ड एंड रेप्ड एंड ऑल दैट। दबा दिया मीडिया ने वहां पे कोविड के दौरान जितना ज्यादा रेप और विमेन क्या नाम है वायलेंस हुआ है जर्मनी में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो आपको हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं। आपके यहाँ पे एक अगर रेप हो जाए आलोक भाई, तो ये साले पूरी दुनिया में उसको जो है प्रदर्शित कर देंगे और हमें रेप कैपिटल बना देंगे। आप ये सोचिए ना आलोक भाई, कभी ये सोचिए, हमारे इतने बड़े मंदिर, हमारा मैथ्स, हमारी आर्किटेक्चर, ये सब खत्म करके हमें वेस्ट ने क्या नाम से कर दिया। आप वेस्ट में ना जाके यूट्यूब पे लोगों से पूछिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया करी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया कल्चर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया बैड स्मेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया ताजमहल। दिस इज बड़ी इंडिया। India is maths, India is physics, India is astrology, India is architecture, India is science, India is technology. ये हमारा, हमने दुनिया को साइंस टेक्नोलॉजी दी और हमें बना के इन्होंने ये पेश किया हुआ है कि हम पता नहीं कौन से पिछड़े लोग हैं। इंडिया मींस डर्टी, इंडिया मींस क्राउड। ये है हमारी व्यूअर्स, ये हमारी पोजीशन बनाई है। डिसइंफॉर्मेशन की जो बात हम लोग करते हैं ना, ये डिसइंफॉर्मेशन है जो सदियों तक हमारे खिलाफ फैलाई गई। एग्जैक्टली। और मैं बताऊं आलोक भाई, जी, एक बात आपको और बता दूं, ये आपके दर्शकों तक आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं बताऊं कि मेरे जो एक फ्रेंड थी जर्मन, तो वो मुझे बता रही थी कि उसके स्कूलों में कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता था कि कितना गंदा है इंडिया का कास्ट सिस्टम, और ये और वो, बाकायदा फोटो के साथ, कुष्ठ रोग के फोटो को दिखा करके उसको दिखाया जाता था कि ये छूत अछूत है। ये डिसइंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में, ये जो आप देखते हैं ना, वेस्ट का जो पत्रकार है जो हमारे आपके अगेंस्ट में अच्छा नहीं लिख सकता, क्योंकि वो उन्हीं स्कूलों का प्रोडक्ट है। आप ये सोचिए, आपको क्रिश्चियनिटी के एक भी चीज नहीं पता, कितनी बाइबल क्या होता है आपको यही नहीं पता होगा, हमको सबको नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। एक अनपढ़ अमेरिकन को, जिसको साला दुनिया अमेरिका के उस सिटी के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है नहीं पता होगा, लेकिन उसको कास्ट सिस्टम पता होगा। जो प्यू पाई वर्सेस टी सीरीज का लड़ाई चल रहा था, उसमें प्यू पाई ने जो गाना लिया था उसमें भी वो कास्ट सिस्टम का उसने उल्लेख किया। ये है डिसइंफॉर्मेशन। हमारी ही चीज हम ही बता रहे हैं, हमारे यहाँ से ले गए और हमारी चीज हमारे ऊपर करके देखो हमने ये इन्वेंट कर दी, हमने ये चीज लेकर आ गए, हम ये पॉलिसी बना दिया। आप डेमोक्रेसी करते हैं, अजी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वैशाली गणराज्य से आई थी, तब आप पता नहीं कहाँ थे, आप स्लेवरी में थे आप। अरे आलोक भाई, अब आप डेमोक्रेसी की बात, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड नहीं होती, वहां पे राजा है, मगर अगर राजा आपका जो है वो खुद
उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कहोगे। बिल्कुल कहेंगे, ये बिल्कुल ये कहेंगे। जो ये जो इन्होंने ये जो मक्कारी की ना इन्होंने कि इंडिया को और दुनिया को बताया कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और तुम्हें नहीं पता डेमोक्रेसी क्या होती है। ये क्योंकि हमें हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। हमारे यहाँ पे अब जैसे मैं आपको ना एक श्लोक पढ़ देता हूँ उसका अर्थशास्त्र का। प्रजा सुखे सुख्यम राज्यः प्राजनाचाम हिताम प्रजानाम च हिताम नात्मा प्रियम हितम राज्यम प्रजानाम च हितम प्रियम। That means in the happiness of the public rests the happiness of the king. प्रजा। आपको प्रजा सॉरी सब्जेक्ट। हम्म। सो आपको ये जी। बताइए, मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बोला था, हमारे यहाँ सबको क्या पढ़ाया हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेशन क्या है भाई? जनमी बेंथम। यानी तुम लॉ बनाओ तो हेडोनिज्म, प्लेन एंड प्लेजर की लोगों को लॉ बनाने का मतलब है कि लोगों के प्लेजर को मैक्सिमाइज करो, पेन को कम करो, इसलिए तुम्हें हेडोनिज्म और ये सब पढ़ा दिया है। अगर तुम ये जर्मी मेथन की जगह अगर तुम ये चाणक्य की अर्थशास्त्र का ये बता देते कि राजा जो है जो कि लॉ भी बनाता है और लॉ बनाने से पहले उसका काम सिर्फ पेन एंड प्लेजर को स्टडी करना नहीं है, उसको प्रजा की सुख जो है वो पेन एंड प्लेजर से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। सुख जो है ये एक मॉरलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव फिनोमिना है। प्लेजर तो आपको किसी चीज में हो सकता है। प्लेजर तो आपको बहुत जिसे कह लीजिए संकीर्ण चीजों से हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कातिल के लिए कत्ल करना प्लेजर है। बट सुख, हैप्पीनेस, द कंटेंटमेंट, सुख जो है, आप गरीब हो आप सुखी हो सकते हो अगर आप कंटेंट हो। बिल्कुल। वेरी तो ट्रू, वेरी ये ट्रू। आप अगर पढ़ाते कि ये है वेलफेयर स्टेट, आपको जर्मी बेंथम आप हमारे यहाँ देखिए अभी जजमेंट आया था, जेएस मिल से शुरू हुई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, और कुछ पढ़ा ही नहीं, और कुछ पढ़ा ही नहीं है इन्होंने, तो कोर्ट ही नहीं करेंगे। वी आर द करियर ऑफ जिसे कह लीजिए एजुकेशनल कॉलोनाइजेशन। ये हालत है हमारे यहाँ। कि आपको क्या जरूरत है जर्मी बेंथम बताने? साइंस पढ़ी होगी तो ये हेडोनिज्म और ये और वो, तुम यही पढ़ा देते, ये नहीं पढ़ा जा रहा तुमसे। जी फिर तो एजेंडे से भटक जाएंगे ना एजेंडे से भटक जाएंगे फिर। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ अब जो आप देख रहे हैं कि इंडिया, कनाडा और अमेरिका, तो चलिए अमेरिका को मैं कहूंगा कि एक तरह से उसने किनारा किया हुआ है कि भैया ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। आप भी वही बात कह रहे हैं। इंडिया और कनाडा के अब जो रिलेशन दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, तो भविष्य इसका अब क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकता है अब इससे आगे? मुझे तो कोई बहुत डार्क भविष्य नहीं दिखता, बिकॉज कनाडा को पता है, दुनिया को, वेस्ट को भी पता है वो क्या कर रहे हैं। इंडिया कोई एक अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं रख रहा है। देयर इज अ डिसग्रंटलमेंट इन द सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। इस ग्लोबल साउथ को साउथ में पहुंचाने का काम तुम नॉर्थ वालों ने किया। हमारे कंधों पे चढ़ के तुम आगे बढ़े हो और हमें ग्लोबल साउथ का लीडर बता रहे हो तुम। हम ग्लोबल साउथ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ लेना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के तुमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। हमारे सामानों को छोड़ के तुमने अपनी म्यूजियम में भरी हैं। हमारे मजदूरों के खून पसीने से तुमने अपने सड़कें बनाई और हमको तुम ग्लोबल साउथ बता रहे हो। जो कंट्री सोने की चिड़िया थी वो साली ग्लोबल साउथ है, जिसका कि 2000 साल की इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री में ये निकला कि 25% वर्ल्ड जीडीपी का हमेशा इंडिया रहा है, कभी कभी 30 भी गया है। वो ग्लोबल साउथ हो गया और तुम ग्लोबल नॉर्थ हो गए। तुम्हें ये भी पता नहीं था से 500 साल पहले की धरती चपटी है या धरती साउथ होती है। तो हम तो ग्लोबली नॉर्थ थे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, विजडम एंड मटेरियलिज्म बोथ, एंड वेल्थ आल्सो। एग्जैक्टली। और तुम हमें बता रहे हो कि हम ग्लोबल साउथ हो गए। तुम्हारी डेफिनेशन, अच्छा ये भी देखिए, अब हमारे यहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे, आलोक भाई खुद को वो थर्ड वर्ल्ड मानते हैं। मैं क्लास में बोलता हूँ, मैं बच्चों को डांटता हूँ, अच्छा, और इसकी वजह से कई बार आपको क्लास में लोग समझते हैं प्रोपेगेंडा फैला। मैंने कहा तुम क्यों थर्ड वर्ड यूज कर रहे हो? थर्ड वर्ड की किसी आदमी ने लिख दिया थर्ड वर्ड और तुम उसको गीता का वाक्य मान बैठे हो कि हम तो थर्ड वर्ड है। अरे तुम्हारे अंदर थीसिस है, एबिलिटी है, रिसर्च है, थ्योरी का काउंटर मारो। बिल्कुल तुम बिल्कुल। थर्ड वर्ड कैसे हमको नाम दे रहे हो? व्हाट इज थर्ड वर्ड?
कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर भाई? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और उसके आधार पर तुम फर्स्ट वर्ल्ड हो, तो दुनिया का पहला शहर बनाने वाले तो हम थे, तो हम कब हो गए थर्ड वर्ल्ड भाई? थर्ड वर्ल्ड भाई, दुनिया को बिल्कुल नालियां एग्जैक्टली। देने का और प्लान्ड सिटी देने का काम हमने किया और हम थर्ड वर्ल्ड हो गए। फ्लश तो टॉयलेट हम देने का फर्स्ट, काम हमने किया, हमने हाँ, बटन हम हमने थर्ड दिया, वर्ल्ड और हम थर्ड वर्ल्ड हो बेतार गए। हमने दिया और हम थर्ड वर्ल्ड हो गए जी। और हम दतुअन और दांत करने का कंसेप्ट हमने दिया, हम थर्ड वर्ल्ड हो गए भाई साहब, हम थर्ड थर्ड वर्ल्ड। वर्ल्ड हो गए। और हमारे लोगों ने मान लिया। थीसिस मान लिखी जा लिया। रही है भाई, पीएचडी थीसिस मैंने पढ़ी, उसको अवार्ड मिला है जर्मनी में, द थर्ड वर्ल्ड, इंडियन थर्ड वर्ल्ड अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट लॉ। इंटरनलाइज हमने किया हुआ है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को जब मैं देखता हूं ना, तो कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा होता, सोचने समझने की क्षमता आती, क्योंकि आपका दिल रोता है कि व्हाट हैज बीन डन, वी हैड बीन थ्रू एन एजुकेशन, वी हैड बीन मेड अन इंडियन, वी हैड नॉट बीन मेड इंडियन और भारतीय, वी हैड बीन मेड अन भारतीय। और आज ये ऐसी फोर्स है, मुझे इसको नहीं लगता था कि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वाकई में बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हम वो हैं जो किताबों में लिखी हुई बात है। आप अगर उसको करेक्ट करने जाओगे तो यू विल फेस द ब्रंट एंड द हीट इन द क्लास। सो कमिंग बैक टू अमेरिका, तो मुझे देखिए इंडिया और कनाडा के बीच के डिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय ये खालिस्तान के इशू के। बाकी अगर आप देखें वो एरिया जिसमें हम सेम है, वी आर ऑफ द सेम काइंड, फ्री सोसाइटी, फ्री इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, प्रोटेक्शन, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यही हमारा बेस है। तो ये जो इश्यूज हैं ये बहुत पेरिफेरल हैं, टेम्पररी हैं और बड़े ही जिसे कह लीजिए रिचुअलिस्टिक है। इनका कोई वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। ये 1-1.5 महीने में आयरन आउट हो जाएगा। वेस्ट को डिसीजन करना है कि क्या वो ह्यूमन राइट्स को एज अ टूल यूज करेंगे इंडिया जैसी कंट्री को आर्म ट्विस्ट करने में, क्योंकि आपका धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है ह्यूमन राइट्स में। यूएनएचआरसी में सऊदी अरेबिया को आप इलेक्ट कराते हो प्रेसिडेंट, आप अमेरिका पाकिस्तान को आप देते हो एड, आप गनी की गवर्नमेंट जब होती है अफगानिस्तान में और आप दोहा में बैठ करके तालिबान के साथ आप बात कर रहे होते हो कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे मिलेगी तुमको, और तुम दुनिया को सिखा रहे हो ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स। राइट्स और आपके खुद के देश में ह्यूमन राइट्स के नाम पे क्या होता है वो मैं जानता हूँ। Human rights has been used as a tool to arm twist democratic country, unfortunately. क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक है तो दे डोंट गिव अ हूट अबाउट इट, टू हेल विद योर, अफगानिस्तान से बोलो जरा ह्यूमन राइट्स, वो कहेंगे टू हेल विद योर ह्यूमन राइट्स। हमने नहीं पढ़ाना नॉर्थ औरतों को। कोरिया से बोल के दिखा लें, नॉर्थ कोरिया से हाँ, बोल के नॉर्थ दिखा कोरिया से लें। बोल के दिखा लें, मतलब हमने नहीं पढ़ाना औरतों को जी, क्या करना है ह्यूमन राइट्स के, चले आप आगे। हम ह्यूमन राइट्स मान रहे हैं और हमने फिर नहीं ह्यूमन राइट उठेगा। दुनिया को दिया, इक्वलिटी हमने दुनिया को दी, हमें तुम ह्यूमन राइट सिखा रहे हो यार। तो ये वेस्ट को डिसाइड करना है कि क्या ह्यूमन राइट, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम है इंडिया के लिए, क्या वही ह्यूमन राइट्स एज अ न्यूक्लियर बम यूज करेंगे, उसका थ्रेट दिखाएंगे। पाकिस्तान क्या थ्रेट दिखाता है हमें, न्यूक्लियर बम मार देंगे जी, हमारी बात मान लो। और ये वेस्ट क्या थ्रेट दिखाता है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई आपका। तो ह्यूमन राइट इज व्हाट न्यूक्लियर बम इज फॉर पाकिस्तान, ह्यूमन राइट इज फॉर अमेरिका अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि जल्दी इसका निपटारा हो जाए और दोनों देश के लोग थोड़ा चैन की सांस लेके चलो, विवाद का निपटारा हुआ। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, और आपकी बातें सुनना हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, ज्ञानवर्धक होता है, टॉनिक है ये ज्ञान का। तो मैंने भी टॉनिक ले लिया और आगे भी आपको मैं परेशान करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑलवेज।